हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल ज्ञान फॉर एग्जाम और जॉब में। आज मैं इस वीडियो में आपको डिस्कस करूंगी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बीएड एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए ताकि ये सारे क्वेश्चंस और उसकी डिस्क्रिप्शन आपको अच्छे से समझ में आए। आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले आपका दिया गया है फर्स्ट क्वेश्चन इसमें कि ट्रांसफार्मर इनमें से कौन सा कार्य नहीं करता है। ऑप्शन आपको दिया गया है कि एक परिपथ से दूसरे परिपथ में प्रत्यावर्ती शक्ति को हस्तांतरित करना। सेकंड ऑप्शन आपका दिया गया है कि एक बेमेल स्रोत तथा लोड में मेल पैदा करना। थर्ड ऑप्शन दिया गया है कि एक परिपथ की शक्ति को दूसरे में हस्तांतरित कर उसे बढ़ा देना। और लास्ट आपका ऑप्शन दिया गया है कि दो परिपथ में वोल्टता की पैरेलटी को बदल देना। तो इसमें आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है कि ट्रांसफार्मर का कौन सा कार्य इसमें नहीं है। सो आपका करेक्ट ऑप्शन इसमें हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर दिया गया है कि एक परिपथ की शक्ति को दूसरे में हस्तांतरित कर उसे बढ़ा देना ये ट्रांसफार्मर का कार्य नहीं करता है। ठीक है, तो इस तरह करके ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के हेल्प से आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन दिया गया है कि वर्ण विपथन का कारण है। ऑप्शन है आपका परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन एंड विक्षेपण। तो इसमें आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है कि इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। विक्षेपण जो होता है ये वर्ण विपथन का मेन कारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट आपका दिया गया है कि गॉस का नियम क्या है या द कौन सा नियम इसमें गॉस का नियम शो करता है। ऑप्शन आपको यहाँ पे 4 दिए गए हैं। ठीक है, और इस 4 ऑप्शन में से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें गॉस का नियम शो कर रहा है। तो इस ऑप्शन में से आपको बताया गया है कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर दिया गया है कि बी बार इंटू ई का एरो ऊपर आपका दिया गया है इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यह आपका सेकंड ऑप्शन है। ये क्या करता है, गॉस के नियम को शो करता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट आपका दिया गया है यहाँ पर कि किसी पिंड को विकृत करने पर उसमें संचित प्रत्यास्थ ऊर्जा घनत्व होता है। यानी कि कोई पिंड ऐसा है जिसको हम क्या करते हैं, विकृत कर देते हैं और उस विकृत करने पर संचित प्रत्यास्थ ऊर्जा का घनत्व क्या हो जाता है। ऑप्शन आपको दिया गया है कि 1/2 इंटू प्रतिबल इंटू विकृति। सेकेंड ऑप्शन दिया गया है प्रत्यास्था गुणांक गुणे विकृति। थर्ड ऑप्शन है आपका प्रतिबल गुणे विकृति। और लास्ट ऑप्शन दिया गया है आपका प्रत्यास्था गुणांक गुणे विकृति। इस तरह करके आपको 4 ऑप्शन दिया गया और 4 ऑप्शन में से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। सो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए में आपका दिया गया है कि 1/2 इंटू प्रतिबल इंटू विकृति ये क्या करता है, किसी भी पिंड को विकृत करने पर उसमें संचित प्रत्यास्थ ऊर्जा घनत्व होता है। इस तरह करके ये आपको आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गया है कि एक भारहीन गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा है। यदि गुब्बारा जल में तैरता है तो जल में इसका भार होगा। तो ऑप्शन आपका फर्स्ट दिया गया है 100 ग्राम, सेकंड ऑप्शन है आपका 200 ग्राम एंड थर्ड ऑप्शन इज 400 ग्राम एंड फोर्थ दिया गया है 0 यानी 0। तो इस तरह करके 4 आपको ऑप्शन दिए गए हैं और आपको ये करेक्ट ऑप्शन बताना है कि इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यानी कि कोई भारहीन अगर गुब्बारा है और उसमें 200 ग्राम जल भरा हुआ है और ये गुब्बारा जल में अगर तैर रहा है तो इसका भार क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट आपकी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। तो इसमें आपको बताना है कि अगर स्पष्ट दृष्टि है तो इसकी न्यूनतम दूरी कितनी होती है। ऑप्शन आपको दिया गया है कि फर्स्ट है 25 मीटर, सेकंड ऑप्शन आपका दिया गया है 25 सेंटीमीटर, थर्ड ऑप्शन है आपका 250 सेंटीमीटर और फोर्थ ऑप्शन है 250 मीटर। तो इस तरह करके आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है कि कोई भी अगर स्पष्ट दृष्टि है तो उसकी न्यूनतम दूरी कितनी हो जाएगी। सो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी और इसमें आपको बताया गया है 25 सेंटीमीटर। तो ये 25 सेंटीमीटर आपकी क्या हो जाएगी, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
है कि हीटर का तार उस पदार्थ का बनाना चाहिए जिसका, अब यहाँ पर ऑप्शन आपको बताया गया है कि विशिष्ट प्रतिरोध अधिक तथा गलनांक अधिक हो। सेकंड ऑप्शन आपका दिया गया है कि विशिष्ट प्रतिरोध कम हो तथा गलनांक अधिक हो। थर्ड ऑप्शन में आपसे बोला गया है कि विशिष्ट प्रतिरोध अधिक हो तथा गलनांक कम हो। एंड फोर्थ ऑप्शन में बोला गया है कि विशिष्ट प्रतिरोध कम हो और गलनांक भी क्या हो, ऊंचा हो, यानी कि अधिक हो। तो इसमें आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। किस तरह करके चार आपको ऑप्शन दिए गए हैं कि कौन से ऑप्शन इसमें करेक्ट हैं, यानी कि आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें कौन से मटेरियल का हम क्या करेंगे, हीटर के तार को बनाएंगे। तो इसमें आपको करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर हीटर का जो तार अगर बनाना हो तो उस तार के लिए हमें कैसे मटेरियल की आवश्यकता हो जाएगी, विशिष्ट प्रतिरोध जिसका अधिक हो और उसका गलनांक भी क्या हो, अधिक हो। तो ऐसे मटेरियल या पदार्थ का हम क्या करेंगे, हीटर के तार का उपयोग करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट आपका दिया गया है कि जब किसी नाभिक से अल्फा कण निकलता है तो इसका परमाणु द्रव्यमान होता है। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया है कि कोई अगर न्यूक्लियस है तो उसमें क्या होता है, कोई अल्फा कण निकलता है। तो अल्फा कण निकलने के साथ इसका परमाणु द्रव्यमान के क्या कंडीशन हो जाते हैं। ऑप्शन आपका दिया गया है कि 2 इकाई घट जाता है, सेकंड दिया गया है 2 इकाई बढ़ जाता है, नेक्स्ट है आपका 4 इकाई घट जाता है या 4 इकाई बढ़ जाता है। तो इसमें आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है कि कौन सा इसमें ऑप्शन करेक्ट है। तो सो ऑप्शन नंबर आपका जो थर्ड दिया गया है कि 4 इकाई घट जाता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि परमाणु द्रव्यमान क्या हो जाएगा, 4 इकाई घट जाएगा। ठीक है, तो इस तरह करके इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट आपका दिया गया है कि एक नाभिकीय संलयन क्रिया में द्रव्यमान क्षति 0.3% है, तो 1 किलोग्राम द्रव्यमान की संलयन से प्राप्त ऊर्जा होगी। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है, फर्स्ट ऑप्शन कि 2.7 गुणे 10 का पावर 15, सेकेंड दिया गया है आपका कि 2.7 गुणे 10 का पावर 8 जूल, नेक्स्ट है कि 2.7 गुणे 10 का पावर 14, लास्ट है कि 2.7 गुणे 10 का पावर 18 जूल। तो इस तरह करके आपको 4 ऑप्शन दिए गए और इसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। सो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिसमें आपको बताया गया है कि 2.7 गुणे 10 का पावर 14, ये आपके क्या हो जाएंगे कि जो प्राप्त ऊर्जा होगी वो इसमें इतनी हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट आपका दिया गया है कि ऑर्बिटल का आकार किस क्वांटम संख्या द्वारा निर्धारित होता है। तो इसमें आपको बताना है कि जो ऑर्बिटल होता है, जैसे कि आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ा होगा, उसमें ऑर्बिटल है और इसका आकार कौन से क्वांटम संख्या के द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है, इसमें फर्स्ट है आपका मुख्य क्वांटम संख्या, सेकंड दिया गया है द्विगंशी क्वांटम संख्या, थर्ड है आपका चुंबकीय क्वांटम संख्या एंड फोर्थ आपका दिया गया है घूर्णन क्वांटम संख्या। तो इस तरह करके आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है इसमें कि ऑर्बिटल का आकार किस क्वांटम संख्या द्वारा निर्धारित किया जाता है। सो ऑप्शन आपका हो जाएगा सेकंड नंबर कि द्विगंशी, यानी कि एजीमुथल इसको इंग्लिश में बोलते हैं, द्विगंशी क्वांटम नंबर, या हम कह सकते हैं कि एजीमुथल क्वांटम नंबर के द्वारा क्या करते हैं, हम ऑर्बिटल का आकार को निर्धारित करते हैं। ठीक है, तो इस तरह करके ये क्वेश्चन के आपके करेक्ट ऑप्शन हो गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट आपका दिया गया है कि लिथार्ज रासायनिक रूप में होता है या लिथार्ज का रासायनिक नाम क्या है। तो इस तरह करके आपको इसमें ऑप्शन दिया गया है, फर्स्ट PbO, सेकंड दिया गया है PbO2, थर्ड दिया गया है Pb3O4 एंड फोर्थ दिया गया है Pb, और उसके बाद दिया गया है ब्रैकेट में CH3COO का होल ट्वाइस। तो इसमें आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है कि लिथार्ज का रासायनिक सूत्र क्या होता है। सो ऑप्शन नंबर जो आपका फर्स्ट दिया गया है PbO, जिसको हम लेड ऑक्साइड के नाम से जानते हैं, तो ये क्या हो जाता है, लिथार्ज का रासायनिक रूप होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल जाते हैं। नेक्स्ट आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस यौगिक का क्वथनांक सर्वाधिक होता है। यानी ऑप्शन आपका दिया गया है HF, सेकंड ऑप्शन है HBr, थर्ड है आपका HCl एंड फोर्थ दिया गया है HI। इसमें करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है कि कौन से ऐसे यौगिक हैं जिसका क्वथनांक अधिक होता है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, जिसमें आपको बताया गया हाइड्रोजन फ्लोराइड। तो ये क्या होते हैं, इसका क्वथनांक अधिक होता है। अब इसमें थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा पॉइंट आपको बता दे रही हूँ, जैसे कि आप पीरियोडिक टेबल पढ़ते होंगे तो ये क्या है, ग्रुप है। 7th ग्रुप में अगर हम देखा जाए तो सबसे पहले आपका फ्लोरीन आता है, उसके बाद क्लोरीन,
उसके बाद आपका आ जाएगा ब्रोमीन एंड देन आएगा आयोडीन। जब हम ग्रुप में नीचे की तरफ जब बढ़ते हैं, जैसे जैसे नीचे बढ़ते हैं तो इसका क्वथनांक भी क्या हो जाता है, कम होने लगता है। और जैसे हम ऊपर की तरफ अगर इंक्रीज कर रहे हैं, जैसे आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन एंड फ्लोरीन आपका आ रहा है अपर पर, तो इसका क्वथनांक क्या है, सबसे ज़्यादा है। यानी कि हम ग्रुप में अगर नीचे बढ़ रहे हैं तो क्वथनांक भी क्या हो जाता है, धीरे धीरे घटने लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका फ्लोरीन जो दिया गया है, इसका क्वथनांक सबसे क्या होता है, सर्वाधिक होता है। ठीक है, तो इस तरह करके आपके क्वथनांक आप निकाल सकते हो। तो आपसे पूछा जा सकता है, अगर सर्वाधिक क्वथनांक पूछा जाएगा तो फ्लोरीन का, अगर आपसे सबसे कम क्वथनांक पूछा जाएगा तो इसमें किसका हो जाएगा, आयोडीन का हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका दिया गया है कि अभिक्रिया N2O4, उसके बाद आपका रिएक्शन दिया है 2NO2, और यहाँ पर आपका डेल्टा H आपको दिया गया है +14 की कह के माध्य साम्यक पर N2O4 का वियोजन बढ़ जाता है। अब यहाँ पर आपको एक रिएक्शन दिया गया है और इस रिएक्शन के बेस पर आपको बताया जा रहा है कि N2O4 का वियोजन बढ़ जाता है। और कब बढ़ेगा, ऐसा हम क्या करेंगे कि N2O4 का वियोजन बढ़ जाएगा। ऑप्शन आपको दिया गया है यहाँ पर। पहला ऑप्शन है कि ताप अधिक तथा दाब कम करेंगे तब बढ़ेगा। सेकंड ऑप्शन दिया गया है कि अगर ताप हम कम करते हैं और दाब अधिक कर देते हैं। थर्ड ऑप्शन है दाब और दाब दोनों को कम करें। नेक्स्ट आपका दिया गया है कि ताप व दाब दोनों को बढ़ा दें तब। ठीक है, तो इस तरह करके आप करेक्ट ऑप्शन आपको इसमें बताना है। सो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसमें क्या है कि जब हम टेम्परेचर या ताप को अधिक करेंगे और दाब को क्या करेंगे, कम कर देंगे, तो ये N2O4 का क्या हो जाता है, वियोजन बढ़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आपका दिया गया है यहाँ पर कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध काल, ठीक है, यानी कि हाफ पीरियड आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, फर्स्ट 0.693/T होगा, सेकंड ऑप्शन दिया गया है कि 0.693/K होगा, और नेक्स्ट है कि 2.303/T, और लास्ट आपका है 0.303/K। इसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है कि प्रथम कोटि की जो अभिक्रिया होती है उसका हाफ पीरियड। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है। सो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 0.693/K इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका दिया गया है कि कार्बनिक यौगिकों में असंतृप्तता की पहचान निम्न में से किसके द्वारा की जाती है। तो इसमें आपको ऑप्शन दिया गया है कि सिर्फ अभिकर्मक के द्वारा, सेकंड दिया गया है अमोनियाकृत सिल्वर नाइट्रेट विलयन के द्वारा, थर्ड दिया गया है फैलिंग सॉल्यूशन या विलयन के द्वारा, और फोर्थ दिया गया है ब्रोमीन विलयन या सॉल्यूशन के द्वारा। तो इसमें आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है कि कौन सा ऐसा विलयन है या अभिकर्मक है जिसके द्वारा हम इसकी पहचान करते हैं। सो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो आपको बताया गया ब्रोमीन सॉल्यूशन के द्वारा हम क्या करते हैं, असंतृप्तता की पहचान करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका दिया गया है कि RCOCl+H2 रिएक्शन आपका दिया गया है कि किसके प्रेजेंस में, पैलेडियम आपका दिया गया, पैलेडियम के प्रेजेंस में RCHO यानी कि आपका एल्किल एल्डिहाइड यहाँ पे दिया गया है प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यह किसकी अभिक्रिया है। ऑप्शन आपको दिया गया है कि कार्बिल एमीन अभिक्रिया, सेकंड दिया गया है स्मिट अभिक्रिया, थर्ड है वुड्स अभिक्रिया, एंड फोर्थ दिया गया है रोजेनमुंड अभिक्रिया। तो इसमें आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है कि यह कौन सी अभिक्रिया होती है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन आपको 4 हमने बता दिया, और सो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रोजेनमुंड अभिक्रिया। यानी कि जो रिएक्शन आपको शो हो रहा है यहाँ पर, तो ये रिएक्शन किसका है, रोजेनमुंड अभिक्रिया या रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट आपका दिया गया है कि दो गैसों की विसरण गतियां का अनुपात 4:3 है, तो उनकी अणुभारों का अनुपात कितना हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है, जैसे अणुभार अगर हम निकालते हैं तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया गया 3:4, सेकंड ऑप्शन दिया गया है 16:9, थर्ड रेशियो है आपका कि 3:16, एंड फोर्थ है आपका 4:3। तो यहाँ पे विसरण की गतियों का अनुपात दिया गया है 4:3। ठीक है, यहाँ पर आपको बताया गया 4:3, लेकिन अणुभारों का अनुपात देना है तो अणुभार का अनुपात आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिसमें आपको रेशियो दिया गया 9:7।
16। तो इसको जैसे माड़ू भार्गव करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाता है, ये अपोजिट में हो जाएगा 4:3। तो इसका हम स्क्वायर करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 16:9। यहाँ अपोजिट करेंगे तो 9:16 आपके हो जाएंगे, ये जब हम अणु भार निकालेंगे तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आपका दिया गया है कि जो ऑक्सीजन गैस है ये कैसा है नेचर में, अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, न कि अम्लीय क्षारीय, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है कि जो ऑक्सीजन गैस होता है वो नेचर में कैसा है। ठीक है, तो इस तरह करके आपके करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे, ना अम्लीय होता है ना ही क्षारीय होता है यहाँ पर जो दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका दिया गया है कि पेयजल को जीवाणु रहित करने में प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया गया है CaOCl2, सेकंड ऑप्शन है CaCl2, थर्ड ऑप्शन है CuCl2 एंड फोर्थ आपका दिया गया है CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट। इस तरह करके 4 आपको ऑप्शन दिए गए हैं, 4 में से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। सो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो पेयजल होता है, यहाँ पर आपको जो दिया गया है पेयजल को जीवाणु रहित प्रयोग करने में हम किसमें ब्लीचिंग पाउडर यानी कि CaOCl2 का यूज़ करते हैं। ये आपके क्या है, ब्लीचिंग पाउडर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। नेक्स्ट आपका दिया गया है कि एक धातु के फास्फेट का सूत्र MPO4 यानी कि कोई भी M की जगह पे कोई भी मेटल हो जाएगा, यानी कि कोई भी हम आपका एलिमेंट ले और PO4 यानी फॉस्फेट है तो इसके सल्फेट का सूत्र क्या हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आपको दिया गया है कि MSO4, सेकंड है M2SO4, थर्ड है M2SO4 का होल थ्राइस एंड फोर्थ दिया गया है कि MSO4 का होल ट्वाइस। तो यानी कि कोई भी अगर धातु है, कोई एलिमेंट अगर ले रहे हैं हम, तो उसका फॉस्फेट का सूत्र आपको दिया गया है MPO4। लेकिन अगर सल्फेट बनाना हो तो सल्फेट के फॉर्मूले के लिए हम क्या करते हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, M2SO4 का होल थ्राइस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है कि एक धातु के ऑक्साइड का सूत्र M2O3 है तथा धातु का तुल्यांकी भार 9 हो तो धातु का परमाणु भार क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कि कोई अगर धातु है, ऑप्शन आपको दे दिया गया है कि ऑप्शन ए है 9, सेकंड ऑप्शन है 27, थर्ड है आपका 18 और फोर्थ दिया गया है कि इनमें से कोई नहीं। सो आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है, तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस वर्ग में सांप आते हैं। ठीक है, ऑप्शन दिया गया है एम्फीबिया, सरीसृप, एनेलिडा एंड कॉन्ड्रिक्थीज। इस तरह करके आपको 4 ऑप्शन में से बताना है कि कौन सी वर्ग में सांप यानी कि स्नेक आते हैं। सो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पर आपको दिया गया है सरीसृप। अब यहाँ पे सरीसृप के बारे में थोड़ा सा आप समझ लीजिए। सरीसृप का मतलब होता है इंग्लिश में आप उसको हम रेप्टाइल कहते हैं। ठीक है, और रेप्टाइल यहाँ पर दिया गया है कि अगर रेप्टाइल की बात है तो रेप्टाइल मीन्स क्या होता है कि जो रेंगने वाले जीव होते हैं, जो रेंग कर चलते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, सरीसृप कहते हैं या रेप्टाइल कहते हैं। तो सांप जो स्नेक होता है ये क्या करता है, रेंग कर चलता है, इसलिए ये सरीसृप या रेप्टाइल की श्रेणी में आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका दिया गया है यहाँ पर कि टेरिडोफाइटा का मुख्य पौधा शरीर है, यानी कि कौन सा इसमें टेरिडोफाइटा का मुख्य पौधा है। ऑप्शन दिया गया है स्पोरोफाइट, सेकंड दिया गया है एपीफाइट, थर्ड है सेप्रोफाइट एंड फोर्थ दिया गया है गैमिटोफाइट। इसमें करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है। सो आपका इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा टेरिडोफाइट का कि स्पोरोफाइट जो स्टेज होता है ये क्या होता है, टेरिडोफाइटा का मुख्य पौधा शरीर होता है। यानी कि इसमें मतलब ये कह रहा है कि जो स्पोरोफाइट स्टेज होता है इस स्टेज में टेरिडोफाइटा जो पौधा होता है ज़्यादा समय के लिए रहता है। जैसे स्पोरोफाइट, गैमेटोफाइट ये सब एक स्टेज है और ये स्पोरोफाइट स्टेज होता है जिसको हम 2n से भी शो करते हैं और ये गैमेटोफाइट दिया गया जिसको हम n से भी शो करते हैं। ठीक है, इस तरह करके आपके इस क्वेश्चन के आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए स्पोरोफाइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट आपको दिया गया है कि टीक लकड़ी प्राप्त की जाती है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है कि पाइनस रॉक्सबर्गी से, सेकंड दिया गया है टेक्टोना ग्रैंडिस से, थर्ड है डलबर्जिया सेशो से एंड फोर्थ दिया गया है बूटीमेनो स्पर्मा से। इस तरह करके आपको 4 ऑप्शन है और करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है कि जो टीक की लकड़ी होती है किससे प्राप्त की जाती है। सो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर बी, टेक्टोना ग्रैंडिस से टीक की लकड़ी को हम क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट आपका दिया गया है यहाँ पे कि पेरीडर्म में होता है। अब यहाँ पे पूछा गया है कि पेरीडर्म में क्या होता है। ऑप्शन दिया गया है कॉर्क, सेकंड ऑप्शन कॉर्क कैम्बियम और कॉर्क, और थर्ड दिया गया है कॉर्क एंड द्वितीयक कॉर्टेक्स, और लास्ट आपका दिया गया है कॉर्क कैम्बियम कॉर्क एंड द्वितीयक कॉर्टेक्स। तो यहाँ पर आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है कि जो पेरीडर्म होता है, पेरीडर्म का मतलब ये समझ लो, जैसे कि आपको यहाँ दिया है कि अगर पेरीडर्म लिखा है, पेरी मीन्स क्या होता है, सबसे बाहर, और डर्म मतलब होता है स्किन। यहाँ पर अगर डर्म हम लिखते हैं तो डर्म का मतलब होता है स्किन, यानी कि सबसे बाहर का जो लेयर है उसको हम क्या बोलेंगे, पेरीडर्म बोलेंगे। अब इस पेरीडर्म में क्या क्या पाया जाता है, तो आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या पाया जाएगा, कॉर्क कैम्बियम पाया जाएगा, कॉर्क पाया जाएगा, और द्वितीयक कॉर्टेक्स यानी सेकेंडरी कॉर्टेक्स पाया जाता है। इस तरह करके आपके ये ऑप्शन नंबर डी क्या हो गए, करेक्ट ऑप्शन हो गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका दिया गया है विलगन परत बनती है इसके द्वारा, यानी कि जो विलगन परत होती है ये किसके द्वारा बनती है। ऑप्शन आपको चार दिए गए हैं। फर्स्ट है कैम्बियम कोशिकाएं द्वारा, सेकंड है दृढ़ कोशिकाओं द्वारा, थर्ड आपका दिया गया है वायुत्तकी कोशिकाएं, और फोर्थ दिया गया है पैरेन्काइमा कोशिकाओं द्वारा। इसमें आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है कि विलगन परत जो होता है वो किस कोशिकाओं के द्वारा बनता है। सो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दृढ़ ऊतकी कोशिकाओं के द्वारा क्या होता है, विलगन की परत बनती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका दिया गया है कि प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के संक्रामक चरण को क्या कहा जाता है। ऑप्शन दिया गया है खंडजाड़ु, सेकंड है साइजॉइंट, थर्ड है बीजाणु, और फोर्थ है युग्मक पुट्टी। इस तरह के फोर आपको ऑप्शन दिए गए हैं और आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है कि जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स होता है इसका जो संक्रामक चरण होता है उसको हम क्या कहेंगे, और इसमें करेक्ट ऑप्शन आपके हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, और इसको हम क्या बोलते हैं, बिजार्डुस। ये आपकी क्या है, एक संक्रामक चरण है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका दिया गया है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं केचुए में वही भूमिका अदा करती हैं जो कशेरुकियों में यकृत करता है। ऑप्शन दिया है इसमें कि वायु त्वचा कोशिका, सेकंड दिया गया है ज्वाला कोशिका, थर्ड दिया गया है श्लेष्म मल कोशिकाएं, और फोर्थ दिया गया है रेणुपित्त कोशिकाएं। तो ये चार आपको कोशिकाएं बताई गई हैं जिसमें क्या होता है कि केचुए वही आपका भूमिका अदा करते हैं जो कशेरुकी यानी कि जो वर्टिब्रेट्स करते हैं। ठीक है, अब यहाँ आपको बताना है तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जिसमें आपको बताया गया है कि जो रीढ़ कोशिकाएं होती हैं ये कोशिकाएं किसमें पाई जाती हैं, केचुए में पाई जाती हैं, और केचुए में ये रीढ़ कोशिकाएं जो फंक्शन करती हैं वही फंक्शन यकृत करता है किसमें, ह्यूमंस में, या हम कह सकते हैं वर्टिब्रेट्स में। और वर्टिब्रेट्स किसे कहते हैं, जिसमें वर्टिब्रल कॉलम पाया जाता है, यानी कि रीढ़ की हड्डी जिसमें पाई जाती है, इसमें हम किसमें कह सकते हैं, ह्यूमंस में भी कह सकते हैं। यानी कि जो ह्यूमंस होते हैं उनके अंदर क्या पाया जाता है, लिवर यानी यकृत पाया जाता है, और यकृत का जो फंक्शन होता है वही फंक्शन क्या होता है, रेणुपित्त कोशिकाएं का, और ये रेणुपित्त कोशिकाएं किसमें पाई जाती हैं, केचुए में पाई जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट आपका दिया गया है कि वह जानवर जो अपने शत्रुओं से बचने के लिए अपना सिर रेत में दबा लेता है। ठीक है, तो इसमें आपको ऑप्शन दिया गया है भारतीय तीतर, और सेकंड आपका दिया गया है जिराफ, थर्ड आपका है शुतुरमुर्ग, फोर्थ है मोर। इस तरह के फोर आपको ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है कि वह कौन सा जानवर है जो अपने शत्रुओं से बचने के लिए अपने सिर को रेत में दबा लेता है। सो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसमें आपको दिया गया है शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग ही एक ऐसा जानवर है जो अपने शत्रुओं से बचने के लिए क्या करता है, अपने सिर को रेत में दबा लेता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका दिया गया है कि नर हाथी के दांत होते हैं। इसमें ऑप्शन दिया गया है चवर्णक, सेकंड दिया गया है निचला कृंतक, थर्ड है आपका कि ऊपरी कृंतक, और फोर्थ दिया गया है कृंतक यानी कि जो दांत होता है। ठीक है, तो इसमें करेक्ट आपको ऑप्शन बताना है कि जो नर हाथी होता है उसमें जो दांत पाए जाते हैं वो किस प्रकार के होते हैं। सो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ऊपरी कृंतक। जैसे कि आपको दिया गया है कि नर हाथी के, जैसे कि आप देखते हो कि एलिफेंट में ऐसे करके साइड से निकले होते हैं। ठीक है, तो ये जो तीत हैं ये किसके मॉडिफिकेशंस हैं, तो ये हो जाएगा ऊपरी कृंतक यानी कि इंसाइजर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं।
नेक्स्ट आपका दिया गया है कि डीएनए और आरएनए के बीच समानता यह है कि दोनों। अब ये दोनों के बीच का समानता पूछा गया है कि डीएनए और आरएनए जो होता है इनके बीच में क्या समानता है। ऑप्शन दिया गया है, एक 2 गुने गम्फित होते हैं। सेकंड है कि इनमें क्या होता है, समान शर्करा होते हैं। थर्ड दिया गया है कि न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होते हैं। और फोर्थ दिया गया है कि इनमें समान पिरिमिडीन होते हैं। तो इसमें आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। ठीक है, तो ये सबसे पहले आपको ये समझ लेना है कि डीएनए और आरएनए में अंतर क्या है। पहला तो ये गलत हो जाएगा कि ये 2 गुने गम्फित नहीं होते हैं, इनमें समान शर्करा भी नहीं होती है। नेक्स्ट दिया गया समान पिरिमिडीन होते हैं, ये भी गलत दिया गया है। तो सो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, कि इनमें न्यूक्लियोटाइड के ही बहुलक पाए जाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आपको मिल जाएगा। जैसे कि आप जानते हो कि जो डीएनए होता है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है, आरएनए होता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। से यहाँ पर आपका डिफरेंस हो जाएगा, समान शर्करा इसमें नहीं होते हैं। लेकिन न्यूक्लियोटाइड की अगर बात करते हैं तो इसमें न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट आपका दिया गया है यहाँ पे कि फलों और फूलों को नारंगी और पीले रंग प्रदान करने वाले प्लास्टिसाइड हैं। ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर क्रोमोप्लास्ट, सेकंड है प्रोटोप्लास्ट, थर्ड है आपका हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट, एंड फोर्थ दिया गया है ल्यूकोप्लास्ट। इसमें आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। सो आपका इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा आपका क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। और ये क्रोमोप्लास्ट, यहाँ नारंगी और पीले रंग की बात की गई है, तो यहाँ नारंगी और पीले के साथ साथ सारे कलर एक्सेप्ट ग्रीन कलर, यानी कि ये क्या करता है, ग्रीन कलर को शो नहीं करता है। ठीक है, यानी कि जो एक क्रोमोप्लास्ट है ये ग्रीन कलर को शो नहीं करता है। ठीक है, तो ये क्रोमोप्लास्ट सारे कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। लेकिन जो हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट है ये क्या करता है, ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है। ल्यूकोप्लास्ट होता है ये कलरलेस होता है, यानी इसमें कलर नहीं पाए जाते, एब्सेंट होते हैं। और प्रोटोप्लास्ट एक लेयरिंग होती है। तो यहाँ पर आपको चारों ऑप्शन का मैंने थोड़ा सा डिटेल बता दिया कि जो फल होते हैं और फूल होते हैं इनमें जो कलर पाया जाता है, तो ये कलर किस वजह से पाए जाते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, क्रोमोप्लास्ट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है यहाँ पर कि एक पारितंत्र में अजैव घटक है यह, और ये पूछा गया है कि कोई पारितंत्र है उसमें अजैव घटक यानी कि एबायोटिक फैक्टर कौन सा है। ठीक है, ऑप्शन दिया गया है जल, सेकंड ऑप्शन दिया गया है डायप्रिया, थर्ड है जीवाणु, और फोर्थ दिया गया है क्लोरेला। जिसमें आपको बताना है, जैसे कि आप जानते हो कि यहाँ पे अजैव पूछा गया, तो अजैव का मतलब क्या है कि ए बायोटिक फैक्टर पूछा जा रहा है। तो एबायोटिक में आपका आ जाता है जैसे कि जल हो गया, उसके बाद आपका एयर हो गया, आपका टेम्परेचर हो गया। तो इस तरह करके ये क्या एबायोटिक फैक्टर है। तो इस बेस पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिसमें आपको बताया गया है जल। और जो जीवाणु है डायप्रिया, क्लोरेला, ये सब क्या है, आपके बायोटिक फैक्टर हैं। बायोटिक कहो तो या तो आप कह सकते हो कि जैविक घटक है। ठीक है, इस तरह करके आपके एक पारितंत्र में जो अजैविक घटक होता है वो क्या है, जल। ठीक है, तो इस तरह करके आपके ये क्वेश्चंस हो गए। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट आपको वीडियो में। वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और पास ही दिए गए बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में और भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, सीखते रहिए ज्ञान फॉर एग्ज़ाम और जॉब के साथ। धन्यवाद।